नमस्कार साथियों, अगस्त्या नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। आज हम लोग स्टडी करेंगे जेनेटिक्स का दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर। नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके पहले हम लोगों ने स्टडी किया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें मेंडल के लॉ, क्रोमोसोमल थ्योरी, जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। इंपॉर्टेंट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अगर हम बात करें मेंडल की, तो 1865 में मेंडल ने अपने रिसर्च को पब्लिश किया था और इनहेरिटेंस में उन्होंने जो रीजन दिया था वो था फैक्टर। मेंडल का यह कहना था कि इनहेरिटेंस जो होता है वो फैक्टर के कारण होता है, उसका मूल कारण फैक्टर है। इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सके। उसके बाद टी एच मॉर्गन आया, उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया कि क्रोमोसोम्स होता है। बस इन्हीं के इर्द गिर्द रह गए, वो लोग पूरा डिटेल इसकी स्टडी नहीं कर सके। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में यह माना गया कि इनहेरिटेंस के लिए मॉलिक्यूल्स जिम्मेदार है। जिस चीज को मेंडल फैक्टर कहा करते थे, क्रोमोसोम्स टी.एच. मॉर्गन कहा करते थे, उसके लिए अब यह हुआ कि नहीं, मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर हम लोग मॉलिक्यूल्स बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्टडी की जाएगी। इसके थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में अगर हम देखेंगे, शुरुआत कहां से हुई, बात आती है 1869 की। फ्रेडरिक मिस्चर एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने रिसर्च किया था पस सेल पे। ऑपरेशन करने के बाद जो चीजें फेंक दी जा रही थी, तो उसको उन्होंने उसमें से पस की सेल्स को निकाला, उसको स्टडी किया। उन्होंने देखा कि उस सेल के अंदर स्टिक लाइक सब्सटेंस है। उसको उन्होंने न्यूक्लिन कहा। न्यूक्लिन क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर था और कुछ एसिडिक टाइप का था। बस इतना ही कह सके। इसके 20 वर्ष के बाद अल्टमान आते हैं 1889 में। इन्होंने इसको फिर से देखा, फिर से स्टडी को आगे बढ़ाया। चूंकि ये न्यूक्लियस में था और एसिडिक इसका नेचर था, इसलिए इन्होंने कहा, इसको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। सबसे पहले अल्टमान ने कहा कि दिस इज द न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। 40 वर्ष के बाद, आफ्टर 14 ईयर्स, पीएटी लिवेन 1929 में आते हैं। ये जो एसिडिक सब्सटेंस था, इसकी जब स्टडी करते हैं, उसमें शुगर पाते हैं कि इसमें शुगर है। और उस शुगर दो तरह का है, एक डीऑक्सीराइबोज, एक ऑक्सीराइबोज शुगर है। इन्होंने उसका नाम दिया इस शुगर के आधार पर डीएनए आरएनए। पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए आरएनए नाम दिया। कौन से वैज्ञानिक थे? पीएटी लिवेन। आगे अगर हम चलें तो एक कौशल वैज्ञानिक थे 1930 में। इन्होंने इस न्यूक्लिक एसिड की और जब स्टडी किया, तो इसमें नाइट्रोजन बेसेस पाया, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। और आरएनए में उसी चीज को उन्होंने यूरासिल दूसरा देखा। तो बेस, नाइट्रोजनस बेस देखा। और फिर इसका इन्होंने नाम दिया क्या क्या, कि एक एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थाइमीन है। ये एक क्वेश्चन ने 1929 में दिया। उसके बाद 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफ्थ वैज्ञानिक हैं, इन्होंने रिसर्च किया बैक्टीरिया और चूहे पर। एनसीईआरटी बुक में इनके प्रैक्टिकल को, रिसर्च को पूरी तरह से दिखाया गया है। उसमें अगर हम जाएंगे तो लंबा हो जाएगा। बट इन्होंने रिसर्च करने के बाद
निष्कर्ष जो निकाला वो क्या कहा कि डीएनए इज कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए जो होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कैरियर होता है, वाहक होता है। किसने कहा इसको? फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने। कभी कभी पूछा जाता है। 1944 में ओसवाल्ड एवेरी वैज्ञानिक हैं, इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर्ड किया कि जेनेटिक डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल डीएनए सबसे पहले किसने कहा? ओसवाल्ड एवेरी। रिसर्च किया इन्होंने। देन हार्से और चेजे 1952 में प्रैक्टिकल के द्वारा, रिसर्च के द्वारा प्रूव किया कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। किसने? हार्से और चेजा और हार्से का जो रिसर्च है वो आपकी एनसीईआरटी बुक में बड़ा डिटेल दिया गया है, कैसे इन्होंने रिसर्च किया, कैसे कैसे अपना प्रैक्टिकल किया था। बट उन्होंने रिसर्च निकाला, प्रैक्टिकल के आधार पर प्रूव किया है। ओसवाल्ड एवेरी तो केवल जेनेटिक मटेरियल कहा था, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल आधार पर प्रूव किया, एक्सपेरिमेंट के आधार पर प्रूव किया कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। रोसलिंड एक वैज्ञानिक है, महिला साइंटिस्ट थी। रोसलिंड 1952 में फर्स्ट डिस्कवर्ड द डबल हेलिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सबसे पहले रोसलिन, लेकिन उनको श्रेय नहीं मिल पाया क्योंकि अर्ली एज में इनकी डेथ हो गई थी। जैसे मेंडल को श्रेय बहुत बाद में मिला था, रोसलिन सबसे पहले रिसर्च किया था। उसके जस्ट बाद 1953 में वेटसन और क्रिक आते हैं, उन्हें डबल हेलिक मॉडल दिया डीएनए का, और 1962 में इनको नोबेल प्राइज मिला। ये न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लिन जहां से शुरू हुआ था 1869 से, न्यूक्लिन आकर के डीएनए पे रुका और ये प्रूफ हो गया कि नहीं, डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो इनहेरिटेंस का बेस है, आधार है। जिस चीज को मेंडल 1865 में फैक्टर बोले थे, आज 1962 में आकर के वेटसन और क्रिक ने जो डबल हेलिक मॉडल दिया, उस आधार पर पूरी तरह से प्रूफ हो गया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है जो मूल रूप से कैरेक्टर्स का ट्रांसफर करता रहता है जनरेशन टू जनरेशन। क्या क्या बेसिस होते हैं, किस आधार पर किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी आइटम को हम कहेंगे कि ये जेनेटिक मटेरियल है। उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जिसके आधार पर हम कहते हैं ये मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल है। 4-5 आधार होते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट आधार है वो है एबिलिटी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिट इट टू नेक्स्ट जनरेशन। ये एबिलिटी होनी चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल में कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करे और उसको ट्रांसफर करे किसी भी मॉलिक्यूल में, तभी हम उसको जेनेटिक मटेरियल कहेंगे कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लार्ज अमाउंट में कलेक्ट करे और कलेक्ट करने के बाद इसको ट्रांसफर करें नेक्स्ट जनरेशन में। एक विशेषता ये होती है, कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा है इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। इसकी एबिलिटी होनी चाहिए इस जेनेटिक मटेरियल की, या किसी भी मटेरियल की एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी कॉपी करे, अपनी रेप्लिका तैयार कर सके, तब जाकर के उसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। दूसरा रीजन हो गया रेप्लिका। तीसरा है इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, स्टेबिलिटी होनी चाहिए इसका। ऐसा मॉलिक्यूल जो स्टेबल हो, केमिकली और स्ट्रक्चरली इसके अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए, फिर जाकर के हम उसको जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे। और फोर्थ है इट शुड बी एबल टू स्कोप फॉर सो चेंज दैट रिक्वायर्स टू इवोल्व। इसके अंदर कुछ सो चेंज भी होना चाहिए, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर ये एबिलिटी हो कि सो चेंजेज हो, जिसके नाते एवोल्यूशन हो सके। और पांचवा और लास्ट कारण है
कि इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर ये भी एबिलिटी होनी चाहिए कि अपने जो स्टोर है कैरेक्टर उसको एक्सप्रेस कर सके नेक्स्ट जनरेशन में। ये 4-5 बेस होते हैं जिस आधार पे वैज्ञानिकों ने तय किया कि उसी को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। नंबर 1, लार्ज अमाउंट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे और ट्रांसमिट करे। नंबर 2, अपनी कॉपी तैयार कर सके, अपने को रेप्लिकेट कर सके, और इसी के साथ साथ स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए मॉलिक्यूल में, केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और इसके अंदर स्लो चेंजेस भी होने चाहिए, और दूसरी जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्रेस भी कर सके, स्टोर करे, ट्रांसमिट करे और एक्सप्रेस करे। 3 गुण होने चाहिए। मेजर 3 क्वालिटी है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करे, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करे और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करे। फिर जाकर के हम किसी भी मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि डीएनए में ये सारे के सारे क्वालिटी गुण होते हैं, इसलिए जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। जिस चीज को वैटसन क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल का प्रस्तुत किया, डबल हेलिकल मॉडल प्रस्तुत होते ही डीएनए पूरी तरह से प्रूव हो गया कि जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए कितने प्रकार का होता है? अब तक तो हम लोगों ने डीएनए के बारे में जान गए कि डीएनए कहां से रिसर्च हुआ। 1869 से शुरू हुआ और 1962-53 आते आते जेनेटिक मटेरियल प्रूफ होगा, जिस चीज को मेंडल फैक्टर कहे थे। 100 साल की जर्नी के बाद यह तय हो गया कि नहीं, फैक्टर नहीं है, डीएनए है जेनेटिक मटेरियल। डीएनए 2 तरह के होता है। एक होता है सर्कुलर डीएनए, दूसरा होता है लीनियर डीएनए। इस दोनों के अंतर के बारे में हम लोग जानते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बेसिक चीज है, नहीं तो आगे हम लोगों को दिक्कतें होंगी। सर्कुलर डीएनए ये विशेषता होती है, इसका स्टार्ट और एंड पॉइंट नहीं होता है, ये गोला होता है, सर्कुलर होता है। स्टार्ट और एंड पॉइंट इसमें नहीं होते हैं। ये सुपर कॉइल, स्टेबल एंड मूव फास्टर। दूसरा क्या है, ये हमेशा का हमेशा प्रोकैरियोट्स में पाया जाएगा। प्रोकैरियोट्स में ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया। हम लोग जानते हैं प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर में कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, जो भी डीएनए होता है, वो सीधे के सीधे साइटोप्लाज्म में है, कंडेंस होकर के बीच में रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इसलिए ये सर्कुलर होता है। तो हमेशा प्रोकैरियोट्स में डीएनए सर्कुलर होगा और साइटोप्लाज्म में होगा। कभी कभी प्रोकैरियोट्स में या बैक्टीरिया में प्लाज्मिक इज पार्ट ऑफ डीएनए, प्लाज्मिड्स बोलते हैं, ये क्रोमोसोम की तरह बिहेव करता है, ये सर्कुलर होता है, अनपेयर्ड और हैप्लॉइड होता है। सर्कुलर डीएनए फिगर में अगर हम देखेंगे तो इसे तो सर्कुलर डीएनए देखें, इसका स्टार्ट और एंड पॉइंट नहीं है। इसको भी देखेंगे, ये भी एक प्रकार का सर्कुलर ही है। स्टेबल है, ज्यादा मच कॉइल्ड है और ये मूव करता है। साइटोप्लाज्म में जो कि न्यूक्लियस है नहीं, साइटोप्लाज्म में ये मूवमेंट करता रहता है। कंपैरेटिवली लीनियर के ये मूव ज्यादा करता है। ये सर्कुलर डीएनए। देन लीनियर डीएनए क्या होता है, इसका स्टार्ट और एंड पॉइंट होता है, स्टार्ट और एंड पॉइंट है। ये लेस कॉइल्ड है, लेस स्टेबल है, मूव स्लोअर है, उसकी तुलना में स्लो मूव करता है, लेस कॉइल्ड है। ये हमेशा यूकैरियोट्स में पाया जाएगा। कभी कभी न्यूक्लियर के, इसको न्यूक्लियर डीएनए भी कहते हैं, चूंकि प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट में जो मेन डिफरेंस था हम लोगों ने पढ़ा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का था। उधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, डीएनए सीधे के सीधे साइटोप्लाज्म में है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसलिए डीएनए हमेशा न्यूक्लियस के अंदर है, इसलिए इसको न्यूक्लियर डीएनए भी बोलते हैं।
क्या बोलेंगे इसको? यूकेरियोट्स में न्यूक्लियर डीएनए। कभी कभी न्यूक्लियस से बाहर भी साइटोप्लाज्म में भी डीएनए पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो, प्लास्टिक हो, क्लोरोप्लास्ट हो। यहां पे क्या होता है कि न्यूक्लियस के बाहर भी साइटोप्लाज्म पाता है, इसको एक्स्ट्रा डीएनए भी बोलते हैं, एक्सेप्शनल केस है। तो ये दो तरह से हमारे हो गए, सर्कुलर डीएनए एंड लीनियर डीएनए। वो प्रोकैरियोट से पाए जाएंगे सर्कुलर, और लीनियर हमारे यूकैरियोट से पाए जाएंगे। लीनियर बारे में देखें आप, बिल्कुल ये इसी स्टडी हम लोग पूरी तरह से आगे चल के अभी करते हैं। ये लीनियर डीएनए है, ये यूकैरियोट्स में है। और ये सर्कुलर डीएनए है, गोलाकार जिसको कहते हैं, गोलाकार या बेलनाकार, ये भी जो है वो गोलाकार ही है, लेकिन ये सर्कुलर है, सीधा है। ये दो तरह से मेजर होते हैं डीएनए, इसको हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे, सर्कुलर डीएनए एंड लीनियर डीएनए। चूंकि आगे चल करके ये सब चीजें कई बार आएंगी, अंतर अगर मालूम रहेगा दोनों का, और पूछा भी जाता कभी कोई सर्कुलर और लीनियर यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में किस तरह का डीएनए होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये क्वेश्चन भी इससे बनते हैं। ये दो तरह से डीएनए हमारे हो गए। एक चीज और है, टाइप्स ऑफ डीएनए है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, टाइप्स कितने होते हैं, कभी कभी इससे भी सवाल आता है। टाइप्स के बारे में 5 प्रकार के डीएनए टाइप्स होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए एंड जेड डीएनए। किसी किसी बुक्स में 6वां भी है, ई डीएनए भी है। 5 टाइप से होते हैं डीएनए के। इन 5 के बारे में जो बी डीएनए है वो तो ज्यादा है, इसी के बारे में पूरा स्टडी की जाएगी, और वेटसन क्रिक ने जो इसी मॉडल दिया है। लेकिन इसके अलावा भी ए है, बी है, सी है, डी है और जेड है। इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन। 5 में अंतर क्या है ये जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन भी आते हैं, तो अनभिज्ञता रहेगी तो क्वेश्चन मिस हो जाएगा। हम लोग इन 5 के बारे में क्या कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं, डिफरेंसेस क्या है, मेजर डिफरेंसेस। बहुत ज्यादा डिटेल इसमें नहीं जाना है, केवल 5 की मेन अंतर क्या है, कैसे हम पहचानेंगे 5 प्रकार के डीएनए को। देखिए, नंबर 1 है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का एक आधार है। ह्यूमिडिटी का मतलब यह होता है कि प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एयर, परसेंटेज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एयर। एयर में पानी की मात्रा कितनी प्रतिशत है, इस आधार पर हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, निकालते हैं। ह्यूमिडिटी के आधार पर अगर हम देखें कि ए डीएनए क्या होता है, ये इसका ह्यूमिडिटी 75% होता है, और सोडियम, कैल्शियम और सीजियम आयन जहां होता है वही होता है। एक विशेषता ए डीएनए 75% ह्यूमिडिटी, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम आयन की उपस्थिति होगी तो वहां पे क्या होगा, ए डीएनए पाया जाएगा। जबकि बी डीएनए 92% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, लो कंसेंट्रेशन ऑफ आयन। सी डीएनए में 66% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। डीएनए के बारे में ज्यादा नहीं मालूम है, देखिए बता दें, सी और डी के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल जानकारी नहीं है। ए, बी और जेड, ये 3 तरह के टाइप के जो डीएनए है इसके बारे में जानकारी है, और इस तीनों की, कम से कम इन तीनों के बारे में जो मेजर डिफरेंस है ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए। जेड डीएनए में देखें 66% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, लिथियम और मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति होती है। ये नॉर्मली ये प्रोटोजोन्स और मैमल्स में पाए जाते हैं, जेड डीएनए। एक डिफरेंस क्या है, ह्यूमिडिटी में 75% सोडियम, कैल्शियम और सीजियम आयन की उपस्थिति। बी डीएनए 92% आयन, 92% ह्यूमिडिटी, लो कंसंट्रेशन। लेकिन जेड डीएनए जो होता है 66% लिथियम और मैग्नीशियम। ये याद हम लोगों को जरूरत है, लिथियम और मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन होना चाहिए। दूसरा, अगर उपस्थिति के बारे में देखेंगे फाउंड, तो डिहाइड्रेशन कंडीशन में पाया जाता है। ए डीएनए कहां होता है, जहां पर डिहाइड्रेशन, पानी का डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी शरीर से निकल जाएगी, ऐसे सेल्स के जो डीएनए होते हैं वो ए फॉर्म में होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में बी डीएनए होता है। सी और डी के बारे में जानकारी उतनी नहीं है, लेकिन जेड डीएनए जो होता है वो हाई शॉर्ट कंसंट्रेशन में होता है। देख,
जहां पर साल्टी कंसंट्रेशन होगा वहां पर क्या होगा, जेड डीएनए। डिहाइड्रेशन पर ए, नॉर्मल पे बी, और जेड जो है वो हाई साल्टी। क्वाइलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाइलिंग देखें। क्वाइलिंग जो है राइट हैंडेड ये होता है। क्वाइलिंग क्या होती है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये राइट हैंडेड है, बी डीएनए भी राइट हैंडेड होता है। सी और डीए के बारे में नहीं मालूम है, लेकिन ये जो जेड हमारा है वो लेफ्ट हैंडेड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट राइट लेफ्ट हैंडेड। उसके बाद पिच 2.16 नैनोमीटर होता है ए डीएनए में, 3.5 नैनोमीटर होता है बी डीएनए में, सी डीएनए में 7.8 नैनोमीटर होता है, और जेड डीएनए में 4.5 नैनोमीटर होता है। बेस पेयर वेरी इंपॉर्टेंट, बेस पेयर जरूर याद रखेंगे आप लोग। बेस पेयर किसमें कितना होता है, 11 होता है ए डीएनए में, बी डीएनए में 10 पेयर होता है, सी डीएनए में 7 पेयर होता है, 1 पेयर होता है डी डीएनए में, और 12 होता है जेड डीएनए में। एक दो बार, 2-3 बार सवाल पूछा गया है बेस पेयर, इसको मत भूलिएगा। बेस पेयर इन पांचों में कितने पेयर होते हैं, किसके किसके? 11 होता है, बी में 10 होता है, 7 होता है, डी में 1, और लेकिन जेड में 12 पेयर होता है। शुगर फास्फेट बैकबोन, इसमें देखें कंपैरेटिव करें, इसमें रेगुलर होता है किसमें, ए डीएनए में। बी डीएनए में भी रेगुलर होता है। सी और डी के बारे में नहीं मालूम है, लेकिन इसमें जेड में वो जिग जैग होता है। इसी आधार पर इसका जेड नाम पड़ा, जेड डीएनए। इसलिए जो शुगर बैकबोन होती है वो जिग जैग वे में। हेलिकल डायामीटर अगर हम देखेंगे, डायामीटर क्या होता है पांचों में, हेलिकल डायामीटर में ये 25.7 एंगस्ट्रॉम होता है, बी डीएनए है 20 एंगस्ट्रॉम होता है, 23 एंगस्ट्रॉम सी डीएनए होता है, और जेड डीएनए जो है वो 18 एंगस्ट्रॉम होता है। मेजर ग्रुप, मेजर ग्रुप के बारे में देखेंगे तो नैरो एंड डीप होता है किसमें, ए डीएनए में। वाइड और डीप किसमें होता है, बी डीएनए में। सी और डी के बारे में नहीं मालूम है, इसमें फ्लैट होता है, ये पूछा गया था। ये जो मेजर ग्रुप है इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है। उसमें क्या होता है, फ्लैट होता है, बकिया में वाइड डीप और नैरो डीप। माइनर ग्रुप के बारे में अगर देखेंगे तो इसमें वाइड शैडो होता है, इसमें नैरो डीप होता है, इस दोनों के बारे में नहीं पता है, और इसमें भी नैरो डीप होता है। एक लास्ट और है हेलिकल ट्विस्ट, इसमें 33 होता है, इसमें 36 होता है, इस दोनों के बारे में नहीं मालूम है, इसमें 60 होता है। ये पांचों में अंतर होता है। एक चार्ट आपके सामने जब रहेगा, आप इसको अगर देख लेंगे तो ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए में डिफरेंस क्या होता है। 4-5 पॉइंट ये है, इसमें जरूर याद रखिएगा। एक तो ह्यूमिडिटी याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमिडिटी कितनी। उसके बाद उपस्थिति, क्वाइलिंग, और उसके बाद बेस पेयर, शुगर बैकबोन। ये 4-5 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बेस पे पांचों को कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। इससे 1-2-3 सवाल कभी कभी आ गए हैं, तो थोड़ी सी चूक के नाते आपके सवाल मिस हो जाएंगे। इसलिए पांचों टाइप की डीएनए के बारे में जो डिफरेंसेज है, ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए। देखिए ये फिगर है, इस आधार पर आप और स्पष्ट हो जाएगा। केवल 3 का दिखाया गया है, ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। देखिए ए डीएनए का 2 पॉलीपॉइड जो हेलिकल चेन है, और इसमें देखिए बी का, और उसके बाद जेड का देखिए बैकबोन में जिग जैग पे है। इस फिगर के आधार पर भी हम लोग ये मालूम कर सकते हैं कि ए, बी और जेड डीएनए में क्या अंतर है। इसमें देखेंगे आप माइनर ग्रुप ये है, और इसमें मेजर ग्रुप है, इसमें मेजर, इसमें माइनर ग्रुप देखें। इसमें माइनर ग्रुप देख लें, इसमें माइनर ग्रुप देख लें, इसमें मेजर ग्रुप देख लें। इसमें जिग जैग में बैक बुक देखेंगे आप, जिग जैग में है। ये बी है, इसको तो हम लोग स्टडी पूरी तरह से करेंगे ही, और ये हमारा ए है। फिगर के आधार पर भी कभी कभी फिगर दे देता है, पूछता है कि इसमें से कौन सा है।
ए जेड जो हमारे 5 प्रकार के डीएनए हैं उसमें से ए, बी और जेड के बारे में डिफरेंस मालूम होना चाहिए। हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा? डीएनए की सामान्य जानकारी, कैसे डीएनए मेंडल से प्रारंभ होकर के 1962 तक 1953 में वेस्टर्न क्रिक ने दिया इसको जेनेटिक मटेरियल। डीएनए 2 तरह से होते हैं, सर्कुलर और लीनियर। उसके बाद डीएनए के 5 टाइप्स कितने कौन कौन से हैं और 5 में क्या डिफरेंसेज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल 2-4 जरूर आते हैं। ये बेसिक जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए डीएनए के बारे में और बैक हिस्ट्री के बारे में। आई होप कि आप पूरा क्लियर हो गया होगा। आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।